बिहार में क्या रहता है? जात, धर्म, अगड़ा पिछड़ा, दिन भर हम लोग इसी में घिसते रह गए। आज भी बिहार में खनिज संपदा अकूत है। मैं पूरी जिम्मेवारी कि यहाँ मगध साम्राज्य था, सिर्फ भारतवर्ष के आगे भी साम्राज्य था फैला हुआ, तो बिना संसाधन के चलता है। बिना संसाधन कितनी बड़ी आर्मी मेंटेन होती। तो उस जमाने हमारे पास संसाधन था, संसाधन बीन हो गए। अगर मुद्दा लोगों को रोजगार देना है, और रोजगार में मैं सिर्फ सरकारी रोजगार में नहीं हूँ, यहाँ लोग सिर्फ दिन भर सरकारी नौकरदार कि हम 2 लाख टीचर बहाल कर देंगे, तो कोई कहेगा 3 लाख, पैसा कहाँ से लाइएगा? पैसा तो है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबसी लाइव न्यूज और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। नीतीश कुमार की जो कार्यशैली है उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सीधे तौर पे बातचीत करेंगे आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बिहार साधारण प्रदेश नहीं रहा है। जब देश आज़ाद हुआ था ना, मैं एक मानक आपको दूंगा। जब देश आज़ाद हुआ था तो प्रति व्यक्ति आय भारतवर्ष में 272 रुपये था, समझे ना? और बिहार का था 204 रुपया, मतलब ऑलमोस्ट 70% के आसपास। आज प्रति व्यक्ति आय कितना है? 60,000। और देश का है 2 लाख, मतलब 1/3 आप आ गए। एक महीने अब अगर आप देखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय, बिहार का देख लीजिए ना भाई, बिहार फर्स्ट 5 में आता था हमेशा। कारण लोग बोलेगा कि सर उसमें हमारे पास बहुत अच्छे मिनरल्स थे। भाई हमारे पास झारखंड साथ में था, लोहा था, कोयला था, अबरक था, सब था। आज भी देखिए, इस बात को मैं एक बार नहीं कई बार बोल चुका हूं, आज भी बिहार में खनिज संपदा अकूत है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ पूरी बता रहे हैं आप, बता रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं स्टील मिनिस्टर रहा, और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उस मंत्रालय के अंदर आता है। और उस मंत्रालय ने जब प्रेजेंटेशन दिया मुझे, तो मेरे तो यूरेका की फीलिंग आ गई। बताइए, बिहार, वहाँ यहाँ के लोग डिमोरलाइज के होते रहता है, डिमोरलाइज लोग करते रहता है कि यहाँ खनिज ही नहीं। यहाँ आप रेयर अर्थ, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, आईटी टेक्नोलॉजी में, जितना आज की समझिए कि फ्यूचर जो टेक्नोलॉजी होगी उसमें सबसे ज़रूरत की चीज़ की रेयर अर्थ की। और हमारे यहाँ रेयर अर्थ गया से लेकर के पीर 35 तक भरा हुआ है। वो तो नहीं, मैंने बताया गोल्ड, भारतवर्ष में गोल्ड का अभी एक खदान चालू नहीं है। बिहार में एक नहीं 2 जेठियन के पास, और सोनो जमुई में भरा नहीं, और जेठियन में सबसे अच्छा। तो एक नहीं 2 है। फिर टंगस्टन कहीं नहीं है जी, सिर्फ बिहार में। एक से एक सुंदर ग्रेनाइट कहाँ है? बिहार में। यही तो मैं बता रहा हूं। बिहार में क्या रहता है? पूरा का पूरा ऑप्टिक्स, जात, धर्म, अगड़ा पिछड़ा, दिन भर हम लोग इसी में घिसते रह गए। आप जरा समझिए कि समय होता ना एक चीज का। एक समय में कोयला था महत्वपूर्ण, अब महत्वपूर्ण होगा रेयर अर्थ। आपके पास है, आपके पास सोना है, ये है, तो ये करना पड़ेगा। पहले ही मानिएगा ना कि ये संभव है। और मैं बता दूं, ये मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया भी था एज मिनिस्टर जब मिला था, तो वो संज्ञान में इसको नहीं लिया। देखिए, बात होता है ना कि जहां पर एक सेटअप हो गया, यहाँ क्या सेटअप रहता है, यहाँ क्या डिस्कशन चलता है हाउस में। अब क्या रखते हैं लोग? मुद्दे बड़े होने चाहिए नहीं, कैसे हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़े, कैसे हमारा औद्योगिकरण बढ़े। सिर्फ बोलने के लिए बोलिएगा, लेकिन जो करना है, जो अपने पास खनिज डिपार्टमेंट आपके पास है, मैं तो बता रहा हूं, ये रिकॉर्ड है। मैं तो साल भर ही रहा, मैं तो बोलता हूं कि भाई यहां पर असीम संभावना। और जरा समझिए, जरा एक बात और समझिए जो मैं बोल रहा हूं उसके पीछे। आप सब जानते हैं कि यहाँ मगध साम्राज्य था, सिर्फ भारतवर्ष के आगे भी साम्राज्य था फैला हुआ, तो बिना संसाधन के चलता है। बिना संसाधन कितनी बड़ी आर्मी मेंटेन होती। तो उस जमाने हमारे पास संसाधन था, संसाधन बीन हो गए। देखिए, जानबूझ करके एक बार जरा समझिए कि मुख्यमंत्री एक बात कहा करते थे विशेष राज्य को दर्जा देने में, कि भाई जो प्रदेश में उस जमाने में जो हमारे पास शुरू के जब देश आज़ाद हुआ था, हम लोग आगे थे, और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट बिहार था। ये समझिए,
वो तो जो फ्रेट इक्वलाइजेशन की पॉलिसी आई और उसके चलते जो हमारे यहाँ खनिज थे, खनिज बिहार में अलग कहाँ रहा है, साउथ में लग कहाँ रहा है, वेस्ट में। तो हमारा खनिज सब ढोके लेके चले गया और हम जो है वैसे रह गए। कारण क्या कि आपके जो वहाँ वित्त मंत्री हुए, आपके जो वो लोग हुए, वो लोग हमेशा उसी पर लगे रह गए, बिहार को मिला नहीं। उस समय भी हम लोग मिस कर गए, अब बाद में कर लेंगे बिहार बिहार बिहार। बिहार साहब ये सत्ता का केंद्र रहा है, ज्ञान का केंद्र रहा है और यहाँ संपदा की कमी नहीं रही है। तो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो अगर आपकी सरकार बनती है तो आप किन किन चीज़ों पे? देखिए, हमारा तो एजेंडा बहुत फोकस्ड है, क्योंकि मैं चीज़ों को देख रहा हूँ। और सबसे पहला चीज़ क्या है बिहार में, कि बिहार में रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं, तभी रुकेगा ना, तभी तो रुकेगा। भाई हमारे लोग बाहर में क्या काम कर रहे हैं, जो काम वो सूरत में कर रहे हैं वो बिहार में नहीं होगा क्या? बिल्कुल। सूरत में क्या कर रहे हैं वो? सूरत में या तो साड़ी की फैक्ट्री में काम कर रहा है, या वो जो है जहाँ जहाँ हमारा हीरा है उसको तराशने काम कर रहा है। क्या गुजरात में कहीं सूरत डायमंड का कहीं पर वहाँ खदान है क्या? नहीं है। लेकिन सुरक्षा की ऐसी पुख्ता व्यवस्था हो गई, इस प्रकार की बात हो गई कि वहाँ लोग कर ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको मैंने बता दिया कि हमारे पास सोना है। आप उस खदान जब शुरू करेंगे तो आप समझिए कितनी रॉयल्टी मिलेगी, सोना आधारित कितना उद्योग लगेगा। हमारा रेयर अर्थ सब निकलना होगा तो कितने उससे उद्योग लगेंगे, हमारा टंगस्ट कितनी रॉयल्टी हमारी, कितने उद्योग धंधे लगेंगे इस पर। और सबसे पहला सबसे बड़ी ताकत हमारी क्या है? एग्रीकल्चर। हमसे बढ़िया उपजाऊ जमीन किसकी है? उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए तो आप जरा समझिए कि जो हमारा कृषि से संबंधित खाद, जितना भी खाद प्रसंस्करण का उद्योग होगा, अब बताइए लीची हमारा है, अब मार्केटिंग कहाँ से हो रही है? महाराष्ट्र से। मखाना, आपने चर्चा ठीक किया, तो मखाना को एक्सपेंशन करना पड़ेगा ना। मखाना आज सुपर फूड है, सब लोग खाते हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए देखिए, जब नीतीश बाबू केंद्र में मंत्री थे एग्रीकल्चर, तो मखाना अनुसंधान केंद्र हम लोग बनवाए थे वहाँ दरभंगा में, लीची अनुसंधान केंद्र हम लोग बनाए थे मुजफ्फरपुर में। तो ये सब बनाए गए हैं, लेकिन उसको आगे लेके चलना पड़ेगा ना, सोच रहेगी तब ना। आपके सामने मुद्दा क्या है? अगर मुद्दा लोगों को रोजगार देना है, और रोजगार में मैं सिर्फ सरकारी रोजगार में नहीं हूँ, यहाँ लोग सिर्फ दिन भर सरकारी नौकरदार कि हम 2 लाख टीचर बहाल कर देंगे, तो कोई कहेगा 3 लाख, पैसा कहाँ से लाइएगा? पैसा तो है नहीं। आपको जब बिहार में 13.5 करोड़ लोग हैं, 4 करोड़ परिवार रहता है, तो ये संभव ही नहीं सबको सरकारी नौकरी देना। तो यहाँ जब तक आप रोजगार के अवसर, और उसके लिए जरूरी है कि निजी निवेश है। निजी निवेश के लिए लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा, उनको खुशामद करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि बिहार में आएगा तब आपको हम ये सुविधाएं देंगे, बिहार में आएगा तब आपको ये हम और मदद करेंगे, तब ना कोई आदमी आएगा। आशा पार्टी का सर विस्तार पूर्ण रूप में कब तक हो जाएगा? देखिए, हम लोग आज की तारीख में हमारा प्रत्येक प्रखंड में हमारी कमेटी बनी हुई है, और बहुत सारे विधानसभा में जहाँ जहाँ हमारे उम्मीदवार मजबूती से लड़ना तैयारी कर रहे हैं, वहाँ हमारा बूथ तक बन रहा है। तो देखिए, राजनीति में क्या होता है ना, संगठन। जैसे आप देखिए, बीजेपी इतने वर्षों से बिहार में है, जेडीयू का तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, जब मैं था तब मैं पार्टी को ले गया था बूथ तक, था ही नहीं। तो ये तो, और चूंकि मैं संगठन का आदमी हूँ तो मेरा फोकस ही संगठन पर रहता है। तो आशा पार्टी से विधानसभा में कमर कस करके पूरी बिल्कुल। देखिए, देखिए राजनीति किस चीज के लिए होती है? राजनीति का मतलब क्या है? सत्ता का संघर्ष। आज तो सर राजनीति सर अगली पिछड़ी जाति में प्रेशर हो रही है बस। देखिए कितना साल तक विकास तो रहा, अरे कितने साल तक से चल रहा है। 70 के दशक में कैसेट बजा, 80 के दशक में कैसेट बजा, 90, अब ये बहुत बजने वाला नहीं है, क्योंकि सब जगह देखिए आज की तारीख में आरक्षण तो सबको मिला हुआ, कोई समाज ही नहीं जिसको आरक्षण नहीं मिला हुआ है ना। जाति को भी मिल गया। तो लेकिन आरक्षण किस चीज को? लिमिटेड है ना, सिर्फ सर उससे क्या होने को है? आप जरा ये गुजरात में कोई सरकारी नौकरी खोजता है? क्यों नहीं खोजता? महाराष्ट्र में खोजता है, क्यों नहीं खोजता? क्योंकि वही मैं बोल रहा हूँ क्या, कि जहां आपको उद्योग धंधे लगेंगे। अपने पास देखिए रॉ मटेरियल्स, इतना बढ़िया खेती है जी, और उसका रॉ मटेरियल हम लोग सीधे बाहर भेज रहे हैं। मकई बिहार में उपज रहा है, अब फैक्ट्री कहाँ लग रही है? महाराष्ट्र में। फैक्ट्री कहाँ लग रही है? आंध्र प्रदेश में। एक मक्का से 24 तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, सोच लीजिए जरा। अब बिहार में जो मक्का का क्वालिटी है देश में सबसे अच्छा है। कि बिहार में अगर ये जिसको आपने कहा एक्साइज हम लोग कहते हैं आबकारी, अगर ये शराबबंदी नहीं हुई होती तो आज मैं बता रहा हूँ
आज आपके बिहार में 30,000 से 35,000 करोड़ सालाना इसमें आपको होता है, और इसमें 1 रुपया आपको नहीं मिल रहा है। तो आप समझिए कि जब आज आप अपना उगा कितना रहे हैं, मुश्किल से 49-50 हज़ार करोड़ आप उगा रहे हैं। जीएसटी से जो ट्रेड टैक्स माने जो सेल्स टैक्स, ट्रेड टैक्स उससे जो ले रहे हैं, प्लस आपका जो स्टैम्प ड्यूटी है, जितना इंटरटेनमेंट का है, आप जरा समझिए कि जो आज का करीब 49-50 हज़ार करोड़ के आसपास, 1,000 करोड़ के पास है, आपके 35,000 करोड़ और होते तो आपका जो इंटरनल मोबिलाइजेशन है ये 85,000 90,000 करोड़ के आसपास गया होता। तो स्वाभाविक है कि आपके जो इंटरनल रिसोर्स निश्चित रूप से 40% से ज़्यादा हुआ होता है। जो आज लेस देन 3%, 1/3 है, ये करीब करीब आधा के आसपास होता है। तो देखिए, आपने सोचा कि भाई अगर हम शराबबंदी लाएंगे तो लोग जो पैसे की बचत होगी उससे खर्च करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमको टैक्स मिलेगा, तो हमारी भरपाई वो 30 से 35,000 करोड़ की हो जाएगी। लेकिन वो हो नहीं रहा है। शराब भी अवैध रूप से बिक रहा है, तो आबकारी का भी लॉस हो रहा है, रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा है, और जिस गरीब आदमी को लेकर के आपने पूरा का पूरा किया था वो सब तो जेल में बंद हो रहा है। तो आप तो दोनों तरफ से गए ना। ये तो विन विन सिचुएशन होना चाहिए ना भाई। कोई भी पॉलिसी की सफलता अविफलता किसी प्रकार की जाती है कि अगर किसी पॉलिसी का विन विन सिचुएशन, सरकार को भी फायदा, जनता को भी फायदा। यहाँ तो सरकार को भी नुकसान 30 से 35,000 करोड़ का, और जनता का भी, जिस तरह का अवैध शराब का धंधा चल रहा है। इस बार होली के समय में पता कर लीजिए सब जगह। चलिए, हमारी खास बातचीत थी, अभी मौजूद थे हम साथ में आरसीपी सिंह जी, और इन्होंने बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा की। कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।